Good morning to all. Today we will discuss about the universal law of gravitation. In the last class हमने ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी, जिसमें मैंने आइजैक न्यूटन ने किस तरीके से एप्पल गिरा और किस तरीके से उसके बारे में सोचा और फिर किस तरीके से उनके दिमाग में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया। इन सब बातों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ग्रेविटेशनल जो लॉ है जो आइजैक न्यूटन ने बनाया था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसको एक फ्लो में लेके जाएं और एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको शो करें तो वो बनता है हमारा सर आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑन ग्रेविटी विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे क्लास 9th और चैप्टर आपका कौन सा है, सॉरी टॉपिक आपका है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये है आपका टॉपिक। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो पहले तो हम जो हमारा ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो हमें आइजैक न्यूटन ने दिया है उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट नोट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन formulated a very important law on gravity which is called inverse law of gravitation। ठीक है, ये होता है। अब ये इन्वर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला गया, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मिलेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट, आपको बताया था मैंने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट other objects with a force ठीक है, with a force। और ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, बॉडीज एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between
डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बन गया आपका, ठीक है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास में। इन स्टेटमेंट से हमें क्या देखने को मिला वो देखते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑन ग्रेविटी। आइजैक न्यूटन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमें दिया ग्रेविटी से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ में। और वो जो फोर्स है जिसके साथ में वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। देयर मासेज मतलब जो बॉडी है उनके मास के प्रोडक्ट के, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देम इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी जानते हैं। ये रहेगा आपका, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं, देखो कुछ और आगे इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया, इस लॉ को हमें याद रखना है, और हमने अज्यूम किया सबसे पहले कि दो बॉडी हैं ए एंड बी और उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, स्मॉल आर। जैसे हमने माना, ये लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दो बॉडी है हमारे पास, ये एक बॉडी और ये कोई दूसरी बॉडी, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। और इस ए बॉडी का मास हमने अज्यूम किया m1 और इसका मास हमने अज्यूम किया m2 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल r, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लो ये जो दोनों बॉडीज हैं इनके बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ये इधर खींचेगी इसको और ये इधर खींचेगी, और ये जो फोर्स लग रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा जो कि टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये जो बॉडीज हैं इनके सेंटर की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये फोर्स इस तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट। क्या होता है लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज की। दैट मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, ठीक है, ये वाली चीज। अब अगर इसको मैथमेटिकली लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन फर्स्ट। ये बना आपका, ठीक है, एक स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट आया था आपका अकॉर्डिंग टू लॉ, वो क्या था, याद कीजिएगा आप। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आया था आपका।
देखो दोनों का मास का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर। तो इसको कैसे हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे दैट इज f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस आई है हमारे पास में, इनको कंबाइन कर देंगे। ऑन कंबाइनिंग द अबव एक्सप्रेशंस, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक्सप्रेशन बन जाएगा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये एक्सप्रेशन बन गया आपका। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल का जो सिंबल आया है आपका, इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा और वो कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और f इज इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब ये g क्या है, ये देखो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g क्या है, यहाँ पे शो कर सकते हैं आप g के बारे में, g के बारे में लिख सकते हैं आप। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम और एक चीज और भी बोल सकते हैं, वो क्या है, और इट इज ए नंबर, इट इज ए number that gives the strength of gravity, strength of gravity, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। ये चीज़ आपके पास में निकल के आई। अब ये है आपका ग्रेविटेशनल का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। अगर इस g, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये g है, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम इसको और थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसी इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। तो देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इसी इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2, ये आ गया। एंड g इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये इक्वेशन बन गई आपकी, जिसको हम फिफ्थ नंबर बना सकते हैं। अब अगर इसकी SI यूनिट बनाए हम लोग, किसकी SI यूनिट, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, दैट मीन्स कैपिटल G की। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक वो नंबर जो हमें ग्रेविटी की स्ट्रेंथ देता है वो नंबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस G की अगर SI यूनिट हम बनाए तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ G इज इक्वल्स टू, देखो F क्या है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन M क्या है, मास की यूनिट होती है kg, और यहाँ पे डबल है तो kg इंटू kg, दैट मीन्स kg स्क्वायर। तो ये बन गई यूनिट, क्या बनी यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई हमारे पास। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बन गई है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू के बारे में बात करें
वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी जो है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ से वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट तो आपको पता ही है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब अगर हम इसके कुछ कंक्लूजन्स की बात करें, क्या करें, क्या कंक्लूजन क्या निकला इनका, उन कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो लॉ है, इस लॉ से हमें कौन कौन से कंक्लूजन्स मिले, उन कंक्लूजन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि न्यूटन ने हमें दिए। अब देखते हैं, देखो कंक्लूजन्स देखते हैं इसके, ये लीजिए। ठीक है, कंक्लूजन्स। Newton concluded that Newton concluded that क्या कंक्लूड किया न्यूटन ने, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑल ऑब्जेक्ट्स in universe attract each other, इस तरीके से ये एक कंक्लूजन था उसका। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हम और क्या कंक्लूजन मिला था हमें, उसके बाद में देखो, चलो बात करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरी चीज जो है वो है डिफरेंट मतलब अलग अलग वैल्यूज, क्योंकि अलग अलग मास के लिए अलग अलग टाइप का फोर्स अप्लाई होगा, तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा अलग अलग मास के लिए, उसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे, कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें आएगा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट्स, फॉर डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट्स, ये वाली चीज है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक केस कंसीडर करते हैं, और वो केस क्या है, देखो यहाँ पे केस, सबसे पहले केस लगाया हमने, केस फर्स्ट। और इस केस में हमने बोला कि हमारे पास दो बॉडी हैं और दोनों बॉडीज का मास सेम है, दोनों बॉडीज का मास सेम है, और उस मास को हमने यूनिट मास मान लिया, और वो यूनिट डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे इस तरीके से मान ले, जैसे मान लो ये है, और फिर यहाँ पे ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये V1 kg की, ये भी 1 kg की, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, ऐसे दिखा दिया हमने। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरफ ये लगाएगा, इस तरफ ये लगाएगा। ठीक है, ये केस है। इस केस को हम लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1, क्या 1 kg। ठीक, एंड r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। यही तो निकला इसका सॉल्यूशन, इस जो डायग्राम है इसका। ठीक है, 1 मीटर। तो क्या होगा, तो देखिए देयरफॉर f इज इक्वल्स टू क्या होता है, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, g की तो वैल्यू हमें पता ही है, जो भी है आपकी 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना है 1 इंटू m2 कितना है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर।
ठीक है, तो क्या आया आंसर, F इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, बाकी तो 1 1 हो गया, तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू जी, देन F इज इक्वल्स टू जी। ये चीज़ आ गई आपके पास। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये निकल के आता है। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इफ़ द मासेज आर स्मॉल, कैसे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ द मासेज आर स्मॉल, मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी दोबारा से बताया था कि स्मॉल मास की बॉडीज़ में फोर्स भी स्मॉल होगा और लार्ज मास की बॉडी में फोर्स भी लार्ज होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, इफ़ द मासेज आर स्मॉल एनफ देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एनफ ENOUGH एनफ देन द फोर्स ग्रेविटी कितना होगा, सोचिए जरा, लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, सोचिए। ग्रेविटी बिटवीन देम इज ऑल्सो वेरी लेस, फॉर द ग्रेविटी बिटवीन देम इज ऑल्सो वेरी लेस, ये निकल के आया हमारा इसका कंक्लूजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो ये g के बराबर है, इज इक्वल्स टू जी, न्यूटन फोर्स है ना, इसलिए न्यूटन लिख दिया, ये n है, कैपिटल N न्यूटन। ठीक है, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। अब इसको इरेज करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर अर्थ और बॉल हो, हमारे पास अर्थ है और एक बॉल है, तो अर्थ तो बहुत बड़ा है और बॉल उससे बहुत छोटी है, तो उस केस में क्या होगा ये देखना है अब हमें। केस सेकंड, अब हम बात कर रहे हैं केस सेकंड की। ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, बॉल, एक 1 kg का बॉल और एक अर्थ ले लिया। जैसे मान लें कि ये तो है हमारा बॉल और ये है हमारा अर्थ, इस तरीके से। ठीक है, ये है 1 kg का और अर्थ का जो मास है ये है अर्थ का जो मास है वो कितना होता है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। इसको हमने माना m1 इज इक्वल्स टू 1 kg और इसको हमने माना m2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, इतना ले लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और अर्थ का जो रेडियस है उसकी अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अर्थ के रेडियस की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि अर्थ का जो रेडियस है r इज इक्वल्स टू वो होता है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर, और फिर इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो बन गया 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। कुछ समझ में आया होगा आपको, मतलब इतना किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 3, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसके लिए फोर्स की कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कैपिटल G की वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू m1 की वैल्यू है 1 kg एंड m2 की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन r क्या आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा, ये आएगा r। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कौन सी होगी, अर्थ की रेडियस वाली होगी, क्योंकि बॉल जो है वो तो अर्थ के ऊपर ही गिरनी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और अर्थ के ऊपर गिरनी है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी
फोर्स की जो डायरेक्शन है अट्रैक्शन फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो किस तरफ है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो सेंटर की तरफ है तो ये डिस्टेंस, बॉल यहाँ से गिरी और यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस कितनी आई? आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और वो कितनी है? 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब अगर इसको मैं, ध्यान से सुनिए, इसी कैलकुलेशन को मैं अगर कैलकुलेटर से सोल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 9.8 न्यूटन। दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, इतनी वैल्यू आती है। इसको सोल्व करके आप देखेंगे तो कैलकुलेटर से, ठीक है, सोल्व करिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इससे क्या मतलब निकला? अब की बार भी हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, विच इज़ वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड। इस केस में हमें दिख रहा है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट का फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लार्ज फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड। ठीक है, कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है। तो बाय द अर्थ ऑन दी, बाय द अर्थ ऑन दी किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? बॉल के ऊपर, सीधी सी बात है। ऑन दी बॉल ऑफ मास, ऑन दी बॉल ऑफ मास 1 kg, 1 kg की बॉल के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करता है। ये चीज़ निकल के आई आपके लिए। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इन दोनों से हमें क्या मिला? इन दोनों से हम दो बातें बोल सकते हैं, एज ए कंक्लूजन बोल सकते हैं। और पहली बात क्या है? पहली ये है कि फॉर लार्जर मासेज लार्जर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, फॉर लार्जर मासेज लार्जर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, और फिर सेकंड वाला क्या बोल सकते हैं? सेकंड में हम बोल सकते हैं फॉर स्मॉलर मासेज लेस ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें और इसके साथ में हमें इंक्लूड करनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।